देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको 10 प्रश्न करवाने वाला हूँ। और आपका जो वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा, उस पेपर में आपके जो 2 नंबर वाले जो प्रश्न आएंगे, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड, ठीक है, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड हिंदी विषय का जो वार्षिक परीक्षा का आपका जो पेपर होगा, उसके जो प्रश्न 2 नंबर वाले जो प्रश्न आएंगे, इन्हीं प्रश्नों में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। आपका प्रश्न, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। जो उत्साह कविता है, उत्साह कविता में किसको बोलेंगे? उत्साह जो कविता होती है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। कौन सी कविता में? उत्साह कविता में जो बादल होता है, बादल आसमान में उड़ने वाला बादल है ना, किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित माध्यम से बांटा है। ठीक है, देखिए बादल है ना, बादल है ना, बच्चे की मुस्कान और उसकी घुंघराली लटों के रूप में। देखिए, कवि बादलों को उत्साह और संघर्ष का भाव भरने वाले कवि के रूप में देखता है। कवि बादलों को किन अर्थों में देखता है? कि वो संघर्ष का भाव भरने वाले, है ना, जल रूपी शीतलता बरसाने वाले के रूप में। बादल जो होता है वो पानी बरसाता है ना, तो बादल क्या करता है? जल रूपी शीतलता बरसाने वाले के रूप में बादलों को देखता है। ठीक है, कवि जल रूपी शीतलता बरसाने वाले के रूप में बादलों को देखता है। संसार की पीड़ा हरने वाले सुख के रूप में कवि बादलों को किस रूप में देखता है? कवि बादल को संसार की पीड़ा हरने वाले सुख के रूप में देखता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर प्रश्न है। प्रश्न आपका है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। कवि की जो आंख है, कवि की जो क्या है? आंख है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। फागुन, फागुन एक प्रकार से महीने का नाम होता है, तो फागुन की जो सुंदरता उससे क्यों नहीं हट रही कवि की आंख। ठीक है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। देखिए फागुन मास, जो फागुन का जो महीना होता है, मस्त और उत्साह जगाने वाला होता है। फागुन मास कौन सा होता है? मस्त और उत्साह जगाने वाला होता है। फागुन मास कौन सा होता है? मस्त और उत्साह जगाने वाला होता है। कौन सा मास? फागुन मास मस्त और उत्साह जगाने वाला होता है। ठीक है, प्रकृति का रूप रंग बिखरे फूल, प्रकृति का रूप रंग बिखरे फूल पत्ते और हवाओं में प्रकट हो रहा है ना। फागुन के कारण लोगों के मन में उत्साह भर गया है। फागुन के कारण लोगों के मन में क्या भर गया है? उत्साह भर गया है। इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। कवि सिर्फ प्रकृति का सौंदर्य देख रहा है और फागुन की सुंदरता से कवि की आंखें हट नहीं रही है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पर, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है। ठीक है, फागुन में ऐसा कौन सी चीज़ होती है जो बाकी अन्य ऋतुओं में नहीं होती है। तो कवि ने फागुन में प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता को दिल खोलकर चित्रित किया है। कवि ने कहा कि फागुन का महीने की बात अलग है भैया, वहाँ पर जो मज़ा आता है ना वो किसी और में नहीं है। जैसे कि 10वीं क्लास में अमन भैया पढ़ने में जो मज़ा आता है वो मज़ा किसी चीज़ में नहीं, उसी प्रकार है ना। कवि के अनुसार प्रकृति ने संसार में सौंदर्य छलका दिया। कवि कहता है कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसने संसार में क्या कर दिया है? सौंदर्य को छलका दिया है। कवि के अनुसार प्रकृति ने संसार में सौंदर्य को छलका दिया है। किसको सौंदर्य छलका दिया है? घर घर फैला हुआ और असीम संभावनाओं से भरा दिखाया है। मादक हवाएं चल रही है ना। ठीक है, फागुन में क्या होता है? मादक हवाएं चल रही है। तो बादल अपने काले घुंघराले लटों को लहरा रहा है। फागुन में क्या होता है? जो बादल होता है अपनी काले घुंघराले लटों को लहरा रहा है। उड़ने को पर कर रहा है। कि सांकेतिक प्रयोग से कभी प्रकृति, पक्षी और मन की उड़ान का सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। फागुन महीने की बात ही अलग होती भैया, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है? देखिए ये ना, ये आपका अगला प्रश्न है, इसको भी आपको याद करना है। प्रश्न व्यंग्य के आंसर है ना। गिरिजा कुमार माथुर ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। जो गिरिजा कुमार माथुर है, कौन? गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। किसने? गिरिजा कुमार माथुर ने। गिरिजा कुमार माथुर ने किसने? गिरिजा कुमार माथुर ने। गिरिजा कुमार माथुर ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। ठीक है, किसने? गिरिजा कुमार माथुर ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। कवि ने यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यथार्थ जीवन की सच्चाई है। कल्पना में मत जियो बल्कि वास्तविकता में जियो, यथार्थ में जियो। ठीक है, यथार्थ ही क्या होता है? जीवन की सच्चाई होता है। बीते समय की सुखद यादों में खोए रहने से वर्तमान का यथार्थ अच्छा नहीं बन जाता। अगर तुम्हारे साथ भूतकाल में कुछ अच्छी घटनाएं घटी होगी, अगर तुम उसी की याद में डूबे रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान काल अच्छा नहीं हो जाएगा। वर्तमान का सामना हमें अवश्य करना पड़ता है। हमें वर्तमान का सामना करना चाहिए। ठीक है ना, वर्तमान का सामना हमें अवश्य करना पड़ता है।
जो भी परिस्थितियां हैं उन्हें न स्वीकारना, उनसे पलायन करना कायरता के लक्षण है। जो परिस्थितियां उसको स्वीकारो और उसका सामना करो, कायर मत बनो, ठीक है। हमें कठिन यथार्थ से का साहस से सामना करना चाहिए। हमारा जो कठिन का जो यथार्थ है उसका अपने साहस से, हिम्मत से सामना करना चाहिए और उस पर विजय प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आपका है, ये देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, छाया शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों करा है। छाया शब्द का अर्थ, आपका एक पार्ट छाया मत छूना, उसका क्वेश्चन है ये। छाया शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है और कवि ने छाया छूने के लिए मना क्यों किया है। देखिए ना, छाया शब्द का प्रयोग कवि ने बीते समय की सुखद यादों के लिए किया। छाया जो है वो बीते समय की सुखद याद, वो अगर अतीत काल में हमारे साथ अगर कोई अच्छी अच्छी घटना घटी होगी उसके लिए कवि ने छाया शब्द का प्रयोग किया है। छाया शब्द का प्रयोग कवि ने बीते समय की सुखद यादों के लिए किया है। ये बातें अतीत की भी हो सकती है और भविष्य की भी हो सकती है। कवि इन्हें छूने से इसलिए मना करता है क्योंकि इन यादों से हमारा दुख कम नहीं होता है, हमको वर्तमान में जी करके उसका सामना करना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा किसे कहते हैं। अगला अगला प्रश्न आपका यहाँ पर, मृग तृष्णा किसे कहते हैं। छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। मृग तृष्णा किसे कहा जाता है और छाया मत छूना में मृग तृष्णा का अर्थ किस प्रयोग में हुआ है। मई जून महीने की चिलचिलाती गर्मी में, मई जून महीने की जो चिलचिलाती गर्मी होती है में रेगिस्तान में से दूर से ही चमकती रेत पानी का भ्रम पैदा करती है। अगर मई जून की चिलचिलाती गर्मी में अगर तुम रेगिस्तान में चल जाओगे जहाँ पर रेती रेत है, तो दूर से चमकने वाली जो जो रेत होती है उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई रेत नहीं है बल्कि तालाब है ना। गर्मी में प्यास से बेहाल मृग, मृग मतलब कौन होता है, हिरण, उसी चमक को पानी समझकर उसके पास दौड़कर जाता है और निराश हो जाता है कि यार यहाँ तो पानी नहीं सिर्फ रेत है। इस कविता में इसका प्रयोग छलावे या भ्रम के एहसास के लिए किया गया है, जिसके पीछे मनुष्य आजीवन भागता फिरता है। अर्थात व्यक्ति बड़प्पन को सुख मानता है जबकि वास्तविकता में सुख नहीं होता, जबकि वह वास्तविकता में सुख नहीं होता है, ठीक है, जबकि वह वास्तविकता में सुख नहीं होता है। 2 नंबर वाले ज़्यादा नहीं बच्चों, यहाँ पर आपके मात्र 41 प्रश्न हैं, बस 3-4 प्रश्न आपकी और रह गए, फिर आपके पूरे पूरे यहाँ पर हो जाएंगे, बस थोड़े से बचे, फिर आपको 2 नंबर वाले प्रश्न आपके पूरे यहाँ पर याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है, अगला प्रश्न आपका है, छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुखों के कारणों को स्पष्ट कीजिए। छाया मत छूना जो कविता है उसमें कवि जो दुख व्यक्त कर रहा है उस दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो छाया मत छूना कविता में दुख के कई कारण बताए गए। छाया मत छूना कविता में दुख के कई सारे के बताए गए, कारण बताए गए। जैसे छाया अर्थात सुखमय दिनों की यादें, जिनकी याद हमें वर्तमान में दुखी बनाती है। छाया का मतलब क्या होता है, सुखमय दिन, हमारे जो अच्छे वाले दिन, सुखमय दिन की यादें है ना, जो वर्तमान में उनको दुखी बनाती है। अगला, बीते समय की असफलता, बीते समय की असफलता जिनकी याद कर हम दुखी होते हैं। धन यश बड़प्पन की चाह जिसे पाने के लिए मनुष्य यहाँ वहाँ भटकता रहता है और उचित अवसर पर सफलता न मिलने कारण मनुष्य दुखी होता है, ठीक है। अगला अगला देखिए यहाँ पर, अगला यहाँ पर क्या है, अगला यहाँ पर ये है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर ये है, ठीक है। माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होने पर लड़के जैसी मत दिखाई देना। माँ ने ऐसा क्यों बोला कि तुम लड़की होने पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, लड़की होने पर लड़की की तरह मत दिखना। कन्यादान कविता से माँ बेटी की कोमलता तथा उसकी कमजोरी को स्पष्ट किया है। लड़की की कोमलता को उसका सबसे बड़ा गुण माना जाता है, परंतु लड़की की माँ उसे लड़की जैसा दिखने अर्थात अपनी कमजोरी को प्रकट करने से सावधान करती है कि तुम लड़की हो तो फिर कमज़ोर बन करके मत रहना, ठीक है, क्योंकि कमज़ोर लड़कियां का शोषण किया जाता है। जो लड़कियां कमज़ोर होती है, इस दुनिया में जो कोई भी कमज़ोर होता है उसको हर कोई दबाता है, हर कोई दबाने का प्रयास करता है, इसलिए जीवन में कभी कमज़ोर बन करके मत रहो। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है,
आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? आग से रोटी सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? इन पंक्तियों में के द्वारा समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों को संकेत किया गया है। समाज में अक्सर नारी को जलाए जाने और जलकर आत्महत्या करने की बात सामने आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नारी का जीवन कष्टों से भरा होता है। आग से रोटियां सेकने का मतलब जो होता है कि कई बार क्या होता है, समाज में नारियों को, लड़कियों को जला दिया जाता है, दहेज के लिए मारा पीटा जाता है ना। तो इसी के लिए मतलब कि आग से रोटी सेकना की बात यहाँ पर कही गई है ना। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है, देख लीजिए ना। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। अगला प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? जो माँ होती है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, है ना। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ और बेटी का संबंध मित्रतापूर्ण होता है। माँ और बेटी, है ना, माता और बेटी का जो संबंध होता है वो कैसा होता है? मित्रतापूर्ण होता है। इनका संबंध सभी संबंधों से अधिक आत्मीय होता है। माता और बेटी का संबंध सभी संबंधों से अधिक कैसा होता है? आत्मीय होता है। माँ बेटी के साथ अपना सुख दुख बांट लेती है। माँ जो होती है वो बेटी के साथ अपना सुख दुख बांट लेती है और उसके साथ उसकी बातें कर सकती है, सलाह ले सकती थी। किंतु अब कन्यादान के बाद वे ससुराल चली जाएगी और बेटी और माँ घर में अकेली रह जाएगी। इसलिए उससे अपनी बेटी की अंतिम पूंजी लगती है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? जीवन के यथार्थ की शिक्षा दी, सचेत रहने की सीख दी है ना। ठीक है, तो आपका 2 नंबर वाले होगा। अब 4 नंबर वाले प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। भैया चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और मेरी बात यहाँ पर कान खोल के सुनो। गणित विज्ञान सब एक तरफ से बिल्कुल पढ़ो, है ना।